अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 11:30 बजे इमरान खान साहब की अपीलों पर दोबारा समाअत होगी और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, वो अपने दलाइल का दोबारा आगाज़ करेंगे। और कल जो समाअत हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि कल जो दिन है, जो जुमे का दिन है, वो डिविजनल बेंच का नहीं है। तो फिर लोग इतराज़ करते हैं, ख़ुसूसन पीटीआई वाले, उन्हीं की तरफ उनका इशारा था कि छुट्टी के दिन अदालतें खोल दी गई, जिस पे आमिर फ़ारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका कहना था कि नहीं, हम जुमे से पहले इस समाअत को ख़त्म करेंगे और जो भी आपके दलाइल होंगे उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा अहम नुक्ता इस केस में जो हमेशा कहा जाता रहा है कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है, जो तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर साहब ने उन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई, तो उस हवाले से भी अब एक बड़ा अहम पॉइंट जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने उठा दिया है कि जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि बग़ैर नोटिस के भी जो सज़ा है इनकी, ये मुख्तसर सज़ा है, ये ख़त्म हो सकती है, तो उस पर अमजद परवेज़ साहब का ये कहना था कि पहले तो नोटिस रियासत को भी भेजना चाहिए था, उसके बाद मैं दलाइल शुरू करता। लेकिन जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उनका भी यही कहना था कि जो सज़ा है 3 साल की, ये मुख्तसर सज़ा है, इस वजह से रियासत को नोटिस नहीं भेजा जा सकता। बहरहाल आपका जो पॉइंट है वो नोट कर लिया है हमने, जिस पे अमजद परवेज़ साहब ने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का, लार्जर बेंच का, जिसने ये फ़ैसला दिया हुआ है कि जो 6 महीने की सज़ा है वो एक मुख्तसर सज़ा है जो बग़ैर नोटिस के भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो 3 साल की सज़ा है उसकी प्रोसीडिंग्स बिल्कुल वैसी ही होंगी जिस तरह उम्र कैद की जो मुजरिम है उसकी होती हैं। तो फिर अब ये वाला जो पॉइंट है, अब इसके हवाले से आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इस पे आप दलाइल दें। तो जो ये सज़ा है इमरान खान साहब को 3 साल की, तो ये भी अब खटाई में पड़ती दिखाई देती है उनकी ज़मानत के, क्योंकि अमजद परवेज़ साहब ने अब ये कह दिया है और उन्होंने एक हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का। तो फिर अब ये जो फ़ैसला होगा इमरान खान साहब की ज़मानत का, 3 साल की जो सज़ा है उस पर, तो फिर ये मेरिट के ऊपर फ़ैसला होगा, ये ज़ुबानी कलामी अब ये फ़ैसला नहीं हो सकता। और इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो ऐसा महसूस होता है कि ऐसे बग़ैर नोटिस के या बड़ी आसानी से ये मुअत्तल हो सकती है सज़ा। और इसके अलावा अब जो इमरान खान साहब हैं उनका वैसे भी निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब को ये महसूस होता है कि फ़ौज के हवाले इनको किया जा रहा है, कि जैसे इंसदाद दहशतगर्दी के तहत जो दिफ़ात हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब मुलव्विस हैं, मज़ीद दिफ़ात शामिल की गई हैं और जंग छेड़ने की उसमें दिफ़ात शामिल हैं और लोगों को उकसाने की दिफ़ात शामिल हैं कि वो फ़ौज के ऊपर हमले करें, और इदारों को तकसीम करने की दिफ़ात उसमें शामिल की गई हैं। तो वो 18 अगस्त को शामिल की गई हैं और 18 अगस्त को जो गज़ट नोटिफिकेशन था वो जारी हुआ था। ये बात बहुत ज़्यादा जहन में रखने की है कि जो मिलिट्री एक्ट 2023 का बिल है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल हैं वो 18 अगस्त को उन पर सिग्नेचर हुए थे और गज़ट नोटिफिकेशन उसका जारी हुआ है सरकार की तरफ से। और जो आरिफ अलवी साहब हैं उनका ये कहना है कि मैंने उन पर सिग्नेचर नहीं किए, और जो कहा है उन्होंने कि मैंने तो अपने अमले को कह दिया था कि वो इसको भेज दें। हालांकि आरिफ अलवी साहब के हाथ में कुछ नहीं था, जो जिन्होंने पास करना था वो पास हो गया, और ये चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएं इस मामले को। और दरख्वास्त मैंने आपको बताया था कि वो लगी हुई है और ये कोशिश करेंगे कि इन बिल्स को ख़त्म किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। तो वो कलअदम होते दिखाई नहीं देते। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो कल तक तो बड़े कमिटेड थे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो फ़ैसला करे जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। और वो 2 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया, वैसे 2 बजे तक भी वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे। मेरा ख्याल ये है कि उनको कह दिया गया था कि आप खामोश हो जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब केस सुन रहे थे तो उन्हीं को सुनने दें। और इसी वजह से फिर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो बीच में नहीं आए। हालांकि एक दिन पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और
اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکٹ انہوں نے جس طرح سے تھریٹ کیا اور انہیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہی فیصلہ دینا ہے، اور باقاعدہ لکھ کے دیا تھا کہ یہ فیصلہ دینا ہے آپ نے، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بالکل نہیں مانا اس بات کو، اور انہوں نے ڈگنیٹی اپنے ادارے کی دکھائی اور اپنی ادارے کی جو عزت ہے اس کو بحال رکھا۔ تو پھر یہ جو معاملہ ہے بندیال صاحب کا وہ پیچھے ہٹ گئے، اور میرا خیال ہے کہ بندیال صاحب کو کسی نے پیچھے سے روکا ہے، اور اسی وجہ سے پھر بندیال صاحب نے اپنی عزت بچائی اور پتلی گلی سے وہ سائیڈ پہ ہو گئے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جو جسٹس ظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں وہ بھی اچانک لاہور چلے گئے، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اب جو سماعت ہے وہ نہیں ہونی، اور جو انہوں نے 2 بجے کے بعد جو فیصلہ تحریر کیا کل کی سماعت کا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے، اس میں جو بینچ کی دوبارہ سے سماعت کا معاملہ تھا وہ تو کل تک ہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم دوبارہ سنیں گے، پہلے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو کے آ جائیں۔ کھوسہ صاحب نے بھی یہی کہا جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں کہ آج جلدی سماعت کر لیں، ابھی سپریم کورٹ بھی ہم نے جانا ہے، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ تو انتظار وہ کوئی نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر تحریری فیصلہ لکھا، اور اس میں دوبارہ سے صرف یہ بتایا کہ اگلے ہفتے سماعت ہوگی، لیکن تاریخ شاریخ کوئی نہیں لکھی کہ کس دن سماعت ہوگی سپریم کورٹ میں اس کیس کی۔ اور صرف کارروائی کے لیے جو اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو جو سہولیات مل رہی ہیں وہ کیا ان کی حالت زار ہے، اس کے حوالے سے ہمیں رپورٹ پیش کریں، 28 اگست کا انہوں نے کہا ہوا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیلوں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، جو ڈویژنل بینچ سماعت کر رہا ہے، وہ ابھی صرف ان کی ضمانتوں کے حوالے سے ہے، ابھی فیصلے کو معطل کرنے کے حوالے سے ابھی سلسلہ نہیں ہے، وہ بعد میں چلے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو پوائنٹ اب جو امجد پرویز صاحب نے اٹھا لی ہے، جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، تو مجھے آج کم از کم نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ بحال ہو سکیں گی یا ضمانت ان کی ہو سکے گی۔ ایک اور اہم کیس جس میں ایمان مزاری اور علی وزیر ہیں، ان کے خلاف 2 کیسز تھے، ایک تھانہ ترنول میں تھا اور ایک سی ٹی ڈی تھانہ اسلام آباد میں تھا۔ جو ترنول تھانے میں تھا اس میں ایمان مزاری کی تو ضمانت منظور ہو گئی تھی، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو اصل کیس ہے وہ سی ٹی ڈی تھانے میں ہے، جس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، اور وہاں ضمانت ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور علی وزیر کو جو تھانہ ترنول میں کیس تھا اس میں ان کو جوڈیشل کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا کیس تھا سی ٹی ڈی تھانہ کا، اس کے بیچ میں ایمان مزاری کی اور علی وزیر کی کل سماعت ہوئی، اور ایمان مزاری کے حوالے سے دوبارہ سے جو راجہ نوید تھے پروسیکیوٹر، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ایمان مزاری کے حوالے سے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے، جس پہ جو انسداد دہشت گردی کے جج تھے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 3 دن آپ کو فزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا، آپ نے کیا پروگریس کی ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں نے پہلے بھی عدالت میں کہا تھا جب پہلی سماعت ہوئی تھی کہ کسی کو بھی بے گناہ نہیں پکڑا جائے گا، اور اس طرح خام خواہ کسی بے گناہ کو ہم کوئی فزیکل ریمانڈ بھی نہیں دیں گے۔ تاہم جو پروسیکیوٹر تھے وہ جج صاحب کے سامنے کوئی واضح کوئی بات نہ کر سکے، اور پھر ایمان مزاری کو جوڈیشل کر دیا گیا، اور علی وزیر جو ہیں ان کو بھی جوڈیشل کر دیا گیا 14 روز کے لیے دونوں کو۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم خبر جو مارکیٹ میں پھیل رہی ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کل شام سے پھیل رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ستمبر میں پاکستان نہیں آ رہے، ان کا جو پلان ہے وہ ختم ہو گیا ہے ستمبر میں آنے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر جوڑی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز اور جو حمزہ شہباز ہیں ان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیل تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں مان رہی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئندہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے، یہ مارکیٹ میں خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کو بھی نہیں چاہتی کہ وہ پاور میں آئیں، اور اس کے علاوہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاور میں نہ آئیں۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آ سکتے ہیں، وہ جب بھی انہوں نے آنا ہو تو ہم
उन्हें वेलकम करेंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इस हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं है, और कोई इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान या मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज साहब के हवाले से भी कोई किसी किस्म की रिफ्ट नहीं है बीच में, और ये सिर्फ मन घड़त खबरें हैं। ऐसी कोई मामला नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है या मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए हैं। ऐसी किसी किस्म की भी कोई खबर नहीं है। और इसके अलावा नून लीग को आप आइंदा जब इलेक्शन होगा तो भरपूर तरीके से आप हिस्सा लेते हुए देखेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब का प्लान जो है वो पाकिस्तान आने का है, और वो पाकिस्तान आएंगे। और सितंबर में चले फ़र्ज़ कर लें वो सितंबर में नहीं आते, सितंबर के कहा यही जा रहा था कि 16 सितंबर के बाद वो आएंगे। लेकिन अब चूँकि हमजा जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी लंदन में हैं, तो उनकी जो मुशावरत हुई है वो इस वजह से हुई है कि जो इलेक्शन है वो आगे हो गया है, इसलिए सितंबर का प्लान कहा जा रहा है कि वो टू अर्ली है अगर मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर में पाकिस्तान आते हैं। तो अब उनका जो प्लान बन रहा है वो अक्टूबर या नवंबर में बन रहा है, लेकिन अभी ये हतमी नहीं है। लेकिन ये भी खबर नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई हो गई है, या कोई रिफ्ट पैदा हो गई है, या मरीम नवाज़ को आने नहीं दिया जा रहा, या हमजा शहबाज को पावर में आने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी कोई खबर नहीं है। और जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो मुस्लिम लीग नून है वो एक हैं, एक पेज पे हैं, और उनके जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है, जो दीगर पार्टीज़ हैं सिवाय पीटीआई के, सबके साथ इस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो ऐसी ख़बरों पे, मन घड़त ख़बरों पर आप ना जाएं, क्योंकि जो नून लीग है वो तो बेस ही मियां नवाज शरीफ साहब पे करती है। तो फिर कैसे ये हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब से पीछे हट जाए। और ये इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की नहीं है कि मतलब पीछे हटा जाए या आगे हुआ जाए, सब एक दूसरे को साथ लेकर चल रहे हैं। और जहाँ तक बंदयाल साहब की बात है कि जिस तरह से उन्होंने पीछे वो हटे हैं इमरान खान साहब के मामले से वक्ती तौर पे, तो वो पीछे से महसूस होता है कि इशारा हुआ है उनको कि ये आप ना करें, पीछे हो जाएं आप, और हमारे मामलात में आप दखल ना दें। और मुझे लगता है कि बंदयाल साहब को कम से कम इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ना कुछ पता चल गया है, और इसी वजह से वो पीछे हटे हैं। वरना जो मोहब्बत है उनकी इमरान खान साहब के साथ वो ख़त्म होना मुश्किल है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।